फ्रेश माइंड है, तब जो सबसे कम पसंद विषय है आपको, सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहले 30 मिनट इसको, फिर एक पसंद वाला विषय है 20 मिनट उसको, फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनट उसको। आप ऐसा स्लैब बनाइए तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विषयों पर रुचि बढ़ेगी जो आप नॉर्मली टालते हैं और अच्छे विषय में खोए रहते हैं और समय भी तो बहुत जाता है। आपने देखा होगा, आप में से जो लोग पतंग जगाते होंगे, पतंग की जो माजा होता है, धागा होता है, वो कभी एक दूसरे में उड़े जाकर के एकदम से बड़ा ऊंचा बन जाता है। अब बुद्धिमान इंसान क्या करेगा, खींचेगा, ताकत लगाएगा, ऐसा नहीं करेगा। तो धीरे से एक एक तार को पकड़ने की कोशिश करेगा कि खुलने का रास्ता कहां है, और फिर धीरे 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 खोलेगा तो इतना बड़ा गुच्छा भी आराम से खुल जाएगा और सारा माजा, सारा धागा एक जैसी जरूरत है वैसा उसका हाथ लग जाएगा। हमें भी उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से सॉल्यूशन निकालना है, और अगर आराम से सॉल्यूशन निकालेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप उसको बड़े ढंग से करेंगे। दूसरा, आपने कभी घर में अपनी मां के काम को ऑब्जर्व किया है क्या? यूं तो आपको अच्छा लगता है कि जैसे स्कूल जाए तो माँ ने सब रेडी करके रखा था, सुबह स्कूल जाना था, माँ ने सब तैयार करके रख दिया था, लगता तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या कभी ऑब्जर्व किया है कि माँ का टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया है? उसको पता है सुबह ये है तो मुझे 6 बजे ये करना पड़ेगा, 6:30 बजे ये करना पड़ेगा, उसको 9 बजे जाना है तो ये करना पड़ेगा, वो 10 बजे घर आएगा तो ये करना पड़ेगा। यानी इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट मां का होता है। और जबकि काम सबसे ज्यादा मां करती रहती है, लेकिन किसी काम में उसको बोझ अनुभव होता है, थक गई, बहुत काम है, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं करती। क्यों? उसे मालूम है कि मुझे इतने घंटे में ये तो करना है, और जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है कभी वो चुप नहीं बैठती। कुछ लोग अपना क्रिएटिव एक्टिविटी करते रहती है, सुई धागा लेके बैठ जाएगी, कुछ तो करती रहेगी, रिलैक्स करने के लिए भी उसने व्यवस्था रखती है। अगर मां की गतिविधि को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको एज ए स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है। और टाइम मैनेजमेंट है 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, ये नहीं है, माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए। किस विषय को कितना टाइम देना है, किस काम को कितना टाइम देना है, और इतना बंधन भी नहीं डालने हैं कि बस 6 दिन तक ये करूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पढ़ना है, फिर तो आप थक जाओगे। आप ढंग से उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए समय को, जरूर आपको लाभ होगा। धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for guiding us to be methodical and systematic in order to be an effective student. Honorable Prime Minister, sir, Rupesh Kashyap, hailing from Bastar district of Chhattisgarh, is known for his distinctive tribal art, the enchanting Chitrakoot waterfalls in the finest quality of bamboo. Rupesh is present here with us and needs your advice on a topic that is of vital significance. Rupesh, please ask your question. Good morning, Honorable Prime Minister Sir. My name is Rupesh Kashyap. I am a student of class 9 from Swami Atmanand Government English. कैमरा उस बच्ची पे लगाइए ना। From Swami Atmanand Government English Medium School, Darwa, District Bastar, Chhattisgarh. Sir, my question is, how can I avoid unfair means in exams? Thank you, sir. Thank you, Rupesh. Honorable Prime Minister, sir, from the heritage city of Jagannath Puri, the spiritual capital of Odisha, famed for its magnificent cone-shaped layout, Rath Yatra, and
serene beaches, Tanmay Biswal seeks your guidance on a similar issue. Tanmay, please ask your question. Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. My name is Tanmay Biswal. I am a student of Jawaharlal Navodaya Vidyalaya, Konak, Puri, Odisha. My question to you, sir, is how to eliminate cheating or copying activities of the students during examination. Kindly guide me on this. Thank you, sir. माननीय प्रधानमंत्री जी, रुपेश और तन्मय परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग से कैसे बचा जाए, इस विषय पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। श्रद्धेय प्रधानमंत्री। मुझे खुशी हुई कि हमारे विद्यार्थियों को भी ये लग रहा है कि परीक्षा में जो गलत प्रैक्टिसेस होती है, माल प्रैक्टिसेस होती है, उसका कोई रास्ता खोजना चाहिए। खास करके जो मेहनती विद्यार्थी होते हैं, उनको जरूर इसका बहुत ही चिंता रहती है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और ये चोरी कर करके, कॉपी कर करके, नकल करके अपना गाड़ी चला लेता है। पहले भी शायद चोरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे, लेकिन छुप छुप करके करते होंगे। अब तो बड़े गर्व से कहते हैं सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया। ये जो मूल्यों में बदलाव आया है, वो बहुत खतरनाक है। अब इसलिए समाज सच, ये हम सबको सोचना होगा। दूसरा अनुभव आया है कि कुछ स्कूल या कुछ ऐसे टीचर्स जो ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, उनको भी लगता है कि मेरा स्टूडेंट अच्छे तरह से निकल जाए, क्योंकि मैंने उसके माँ बाप से पैसे लिए हैं, कोचिंग करता था, तो वे उसको गाइड करते हैं, मदद करते हैं नकल करने के लिए। करते हैं, ऐसे टीचर होते हैं ना, नहीं होते हैं? बोलिए ना। हाँ, अब उसके कारण भी दूसरा मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट पढ़ने में तो टाइम नहीं लगाते हैं, लेकिन नकल करने के तरीके ढूंढने में बड़े क्रिएटिव होते हैं। उसमें घंटे लगा देंगे, वो कापली बनाएंगे तो उसमें छोटे 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 अक्षरों की बनाएंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसके बजाय वो नकल के तरीके, नकल की टेक्निक, उसमें जितना दिमाग खपाता है, और बड़े क्रिएटिव होते हैं ये चोरी करने वाले। इसके बजाय अगर उतना ही समय उसी क्रिएटिविटी को, टैलेंट को सीखने में लगा देता तो शायद अच्छा करता था। किसी ने उसको गाइड करना चाहिए था, किसी ने उसको समझाना चाहिए था। दूसरा ये बात समझ के चले, अब जिंदगी बहुत बदल चुकी है, जगत बहुत बदल चुका है, और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक एग्जाम से निकले मतलब जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं है जी। आज आपको डगर डगर हर जगह पे कोई कोई एग्जाम देनी पड़ती है। कितनी जगह पे नकल करोगे जी? और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद एक आध दो एग्जाम तो निकल जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। नकल से जिंदगी नहीं बन सकती है। हो सकता है एग्जाम में मार्क्स इधर उधर करके ले आए, लेकिन कहीं न कहीं तो क्वेश्चनेबल होगा ही, और इसलिए ये वातावरण को बनाना होगा। एक आध एग्जाम में तुमने नकल की
फालतू 2-4 मार्क्स आपसे ऊपर ले जाएगा, लेकिन वो कभी भी आपकी जिंदगी की रुकावट नहीं बन पाएगा। आपके भीतर की जो ताकत है, आपके भीतर की जो ताकत है, वही ताकत आपको आगे ले जाएगी। कृपा करके उसको तो फायदा हो गया, चलो मैं भी उस रास्ते पर चल पड़ूं, ऐसा कभी मत करना, कभी मत करना दोस्तों। एग्जाम तो आती है जाती है, हमें जिंदगी जीनी है, जी भर के जीनी है, जीतते जीतते जिंदगी जीनी है। और इसलिए हमें शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए। और अब जैसा रेलवे स्टेशन पर आपने देखा, हर रेलवे स्टेशन में पटरी जहाँ होती है, वहाँ ब्रिज होता है, तो लोग ब्रिज पे जाना पसंद नहीं करते, पटरी कूद करके जाते हैं। कोई कारण नहीं, ऐसे ही बस मजा आता है। तो वहां लिखा है शॉर्टकट में कट यू शॉर्ट। इसलिए कोई अगर शॉर्टकट से कुछ कर लेता होगा, आप उसके टेंशन को पालिए मत, आप अपने आप को उससे मुक्त रखिए, आप अपने पर फोकस कीजिए, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके वचन सीधे हमारे हृदय में उतर गए हैं। आपका धन्यवाद। Honorable Prime Minister sir, from Palakkad, the land of paddy fields, where the gentle breeze carries the aroma of harvested crops and the sound of traditional Kerala music, Sujal K seeks your guidance. Sujal, please ask your question. नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा नाम तेजस विजय है। मैं 9वीं कक्षा में केंद्रीय विद्यालय कंदीकोट एर्नाकुलम संभाग का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न यह है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में से कौन सा वर्क जरूरी है? क्या अच्छी परिणामों के लिए दोनों जरूरी हैं? कृपया अपना मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद श्रीमान। Thank you, Sujal. Honorable Prime Minister sir. क्या सवाल था आपका? क्या पूछ रहे थे? Sir, hard work. Hard work. Hard work or smart work? हार्ड वर्क और स्मार्ट। अच्छा, आपने बचपन में एक कथा पढ़ी होगी, सबने जरूर पढ़ी होगी, और इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है। हम बचपन में थे तो कथा सुना पढ़ाते थे कि गड्ढे में पानी था, पानी जरा गहरा था, और एक कौवा पानी पीना चाहता था, लेकिन अंदर वो पहुंच नहीं पाता था। तो उस कौवे ने छोटे छोटे कंकर उठाकर गड्ढे में और धीरे धीरे पानी ऊपर आया, और फिर उसने आराम से पानी पिया। सुना है ये कथा? अब इसको आप क्या कहेंगे, हार्ड वर्क कहेंगे कि स्मार्ट वर्क कहेंगे? और देखिए, ये जब कथा लिखी गई ना, तब स्ट्रॉ नहीं था, वरना एक कौवा बाजार में जाके स्ट्रॉ लेके आता। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो हार्ड वर्क ही करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में हार्ड वर्क का नामो निशान नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं जो हार्डली स्मार्ट वर्क करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं। और इसे
इसलिए कौवा भी हमें सिखा रहा है कि स्मार्टली हार्ड वर्क कैसे करना, और इसलिए हमें हर काम को, पहले काम को बारीकी से समझिए। कुछ लोग हो गए, आपने देखा होगा कि चीजों को समझने के बजाय सीधा ही अपनी बुद्धि अपनाना शुरू कर देते हैं, फिर ढेर सारी मेहनत करके परिणाम मिलता ही नहीं है। मुझे याद है, मैं बहुत पहले ट्रैवल मेल में काम करता था, तो मुझे काफी इंटीरियर में जाना था। तो किसी ने हमें उस जमाने की जो पुरानी जीप होती थी, उसने व्यवस्था की कि आप उसको लेके जाइए। अब सुबह हम कोई 5:30 बजे निकलने वाले थे, लेकिन हमारी जीप चली नहीं रही थी। हम ढेर सारी कोशिश की, थके मारे, ये किया, दुनिया भर का हार्डवर्क किया, लेकिन हमारी जीप नहीं चली गई। 7, 7:30 बज गए तो एक मैकेनिक को बुलाया। अब मैकेनिक ने मुश्किल से 2 मिनट लगाया होगा, और 2 मिनट में उसने ठीक कर दिया। अब फिर वो कहे साहब 200 रुपये देने पड़ेंगे। मैं कहा यार 2 मिनट का 200 रुपया? बोले साहब ये 2 मिनट का 200 रुपया नहीं है, ये 50 साल के अनुभव का 200 रुपया है। अब हम हार्डवर्क कर रहे थे, जिम नहीं चल रही थी, उसने स्मार्टली थोड़े से गोल टाइट करने थे, हार्डली उसको 2 मिनट लगाओगे, गाड़ी चल गई। कहने का तात्पर्य यह है कि हर चीज बड़ी मेहनत मजदूरी से करेंगे तो होगा। ऐसा हमने देखा होगा, पहलवान जो होते हैं, जो खेल कूद की दुनिया के लोग होते हैं, उसको कौन सा खेल से वो जुड़ा हुआ है, उस खेल में उसको किस मसल्स की जरूरत होती है। जो ट्रेनर होता है उसको मालूम है, अब जैसे विकेट कीपर होगा, तो विकेट कीपर को ऐसे ही झुक करके घंटों तक खड़े रहना होता है। अब हमें क्लास में कुछ गलत किया और टीचर कान पकड़ के नीचे बिठा देते हैं, ऐसे हाथ पैर में अंदर डाल के, तो कितना दर्द होता है कि नहीं होता है? एक तो साइकोलॉजिकल भी होता है, फिजिकल भी होता है, कि पैर ऐसे करके कान पकड़ बैठना होता है, तकलीफ होती है ना। लेकिन ये जो विकेट कीपर होता है, उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, उसको घंटों तक ऐसे खड़ा रखते हैं, ताकि धीरे धीरे उसके वो मसल मजबूत हो जाए, ताकि वो विकेट कीपर के साथ अच्छा काम करे। बॉलर होता है तो उसको उस विधा की जरूरत नहीं है, उसको दूसरी विधा की जरूरत है, तो उसको वो करवाते हैं। अब इसलिए हमें भी जिस चीज पे जरूरत है वहीं फोकस करना चाहिए, जो हमारे लिए उपयोगी है। हर चीज प्राप्त करने की कोशिश से मेहनत बहुत लगेगी, हाथ पर ऊंचे करते रहो, दौड़ते रहो, दिखना करो, फलाना करो, जनरल हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए ठीक है। लेकिन अगर मुझे अचीव करना है तो उन स्पेसिफिक एरिया को मुझे एड्रेस करना होगा, और ये जिसको समझ होती है वो परिणाम भी देता है। अगर बॉलर है और उसके ये मसल्स ठीक नहीं है तो कहां बॉलिंग कर पाएगा, कितनी ओवर कर पाएगा। जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं उनके अलग प्रकार के मसल्स को मजबूत करना होता है। हार्ड वर्क तो वो भी करते हैं, लेकिन वो स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं, और स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं तब जाकर के बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for your insightful guidance on choosing consistent hard work in our lives. माननीय प्रधानमंत्री जी, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात साइबर सिटी, हरियाणा के प्रसिद्ध औद्योगिक नगर गुरुग्राम की छात्रा जोईता पात्रा सभागार में उपस्थित है और आपसे प्रश्न पूछना चाहती है।
जोविता, कृपया अपना प्रश्न पूछें। Namaskar, Honorable Prime Minister Sir. My name is Jovita Patra and I am a student of class 10 of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Gurugram, Haryana. It's my privilege and great honor to participate in the Pariksha Pe Charcha 2023. Honorable Prime Minister Sir, my question to you is, being an average student, how can I focus on my studies? Kindly guide me on this issue. Thank you, sir. धन्यवाद जोविता। माननीय प्रधानमंत्री जी, जोविता पात्रा एक एवरेज स्टूडेंट, आपसे एग्जाम में कैसे बेहतर करें इसके बारे में आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। कृपया आपका मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपको पता है कि आप एवरेज हैं। वरना ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो बिलो एवरेज होते हैं और अपने आप को बड़ा तिश्मा का मानते हैं, सब बंधन के व्यापारी मानते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको और आपके माता पिता जी को भी बधाई देता हूं। एक बार आपने इस सत्य को स्वीकार कर लिया कि हाँ भी मेरी एक क्षमता है, मेरी स्थिति है, मुझे अब इसके अनुकूल चीजों को ढूंढना होगा। मुझे बहुत बड़े तिश्मार का बनने की जरूरत नहीं है। हम अपने सामर्थ्य को जिस दिन जानते हैं हम सबसे बड़े सामर्थ्यवान बन जाते हैं। जो लोग खुद के सामर्थ्य को नहीं जानते उनको सामर्थ्यवान बनने में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। इसलिए इस स्थिति को जानना, ये अपने आप में ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, आपके टीचर ने शक्ति दी है, आपके परिवार ने शक्ति दी है। और मैं तो चाहूंगा हर मां बाप से आप बच्चों का सही मूल्यांकन कीजिए, उनको उनके अंदर हीन भावना पैदा होने मत दीजिए, लेकिन सही मूल्यांकन कीजिए। कभी कभी आप लोग उसको कोई बहुत बड़ी महंगी चीज लानी है तो आप आराम से उसको कहते हैं भैया अपने घर की इतनी ताकत नहीं है, चीज हम नहीं ला पाएंगे, ऐसा करो 2 साल इंतजार करो, उसको कुछ बुरा नहीं है। अगर आप घर की स्थिति के संबंध में बच्चे से एनालिसिस करते हैं तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। और इसलिए हम एक सामान्य स्तर के व्यक्ति हैं और ज्यादातर लोग सामान्य स्तर के ही होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन सामान्य लोग असामान्य काम करते हैं और जब सामान्य व्यक्ति असामान्य काम करते हैं तब वो कहीं ऊंचाई पर चले जाते हैं, एवरेज के मानदंड को तोड़ करके निकल जाते हैं। और इसलिए हमें कभी भी ये सोचना, दुनिया में आप देखिए ज्यादातर जो लोग सफल हुए हैं वो क्या है, वो किसी जमाने में एवरेज तो असामान्य काम करके आए, बहुत बड़ा परिणाम लेके आए। अब आपने देखा होगा इन दिनों दुनिया में पूरे विश्व की आर्थिक स्थितियों की चर्चा होती है। कौन देश कितना आगे गया, इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। कोरोना के बाद तो ये बड़ा मानदंड बन गया है। और ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के पास अर्थव्यवस्थाओं की कमी है, बड़े बड़े नोबेल प्राइज भी जाते जो गाइड कर सकते हैं कि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति ऐसी बनेगी, ऐसा करने से ऐसी आर्थिक कोई कमी नहीं है। ज्ञान का प्रवाह बांटने वाले तो हर गली मोहल्ले में आजकल अवेलेबल है और कुछ विद्वान भी अवेलेबल है जिन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन हमने देखा है कि भारत आज दुनिया में
आर्थिक जो तुलनात्मक हो रहा है, भारत को एक आशा की किरण के रूप में देखा जा रहा है। आपने 2-3 साल पहले देखा होगा, हमारी सरकार के विषय में यही लिखा जाता था, इनके पास कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, सब एवरेज लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी इकोनॉमिक्स का कोई ज्ञान नहीं, ऐसा ही लिखा जाता है। अब पढ़ते हैं नहीं पढ़ते ऐसा, लेकिन आज दुनिया में वही देश जिसको एवरेज कहा जाता था, वो देश आज दुनिया में चमक रहा है। अब इसलिए हम इस प्रेशर में न रहे दोस्तों कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, और दूसरी बात आप एवरेज भी होंगे, आपके भीतर कुछ न कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा ही होगा। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उनके भीतर भी कुछ न कुछ एवरेज होगा। हर एक के पास ईश्वर ने एक अभूतपूर्व क्षमता दी होती है, बस आपको उसको पहचानना है, उसको खाद पानी डालना है, आप बहुत तेजी से आगे निकल जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for your wonderful encouragement to make many students and Indians feel valued and cherished. Honorable Prime Minister, sir, Mannat Bajwa hails from the capital city of Chandigarh, famed for its remarkable blend of urban planning with modern architecture and the scenic rock garden of the legendary Nek Chand. She seeks your guidance on a fundamental issue that affects many students like her. Mannat, please ask your question. माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम मन्नत बाजवा है। मैं सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि जब मैं अपने आप को आप जैसे प्रतिष्ठित स्थान पर रखकर कल्पना करती हूँ, जहाँ भारत जैसे देश को चलाना, जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है और जहाँ अपनी राय रखने वालों की बहुतायत है, आपके बारे में नकारात्मक राय रखने वाले लोग भी हैं। क्या वह आपको प्रभावित करते हैं? यदि हाँ करते हैं, तो आप आत्मसंदेह की भावना से कैसे उभरते हैं? मैं इसमें आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ। धन्यवाद श्रीमान। Thank you, Mannat. Honorable Prime Minister, sir, Astami Sen resides in South Sikkim, an area famous for its tea gardens, breathtaking beauty, and tranquil, undisturbed snow-clad Himalayas. She also requests your directions on an identical matter that needs to be addressed. मेरा नाम अष्टमी सेन है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा डीएवी पब्लिक स्कूल रंगीत नगर दक्षिण सिक्किम से हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब विपक्ष और मीडिया आपकी आलोचना करते हैं तो आप कैसे इनका सामना करते हैं? जबकि मैं अपने अभिभावकों की शिकायतों एवं निराशाजनक बातों का सामना नहीं कर पाती हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद श्री। थैंक यू अष्टमी। माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि गुजरात की कुमकुम प्रताप भाई सोलंकी आभासी माध्यम से जुड़ रही है और इसी तरह की दुविधा में कुमकुम आपसे मार्गदर्शन चाहती है। कुमकुम, कृपया आपका प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा नाम सोलंकी कुमकुम है। मैं कक्षा 12वीं श्री हडाराबाद हाई स्कूल, जिला अहमदाबाद, गुजरात की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि आप इतने बड़े प्रजातांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें कितनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप इन चुनौतियों से कैसे लड़ते हैं? कृपया करके मुझे मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू कुमकुम। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, Akash Darira lives in the Silicon Valley of India, Bangalore, known for being a perfect gateway to a plethora of activities, both traditional and modern. Through his question, he seeks advice on a somewhat similar matter that has been concerning him for a while. Akash, please ask your question. नमस्ते मोदी जी, मैं आकाश दरीरा 12वीं कक्षा व्हाइटफील्ड ग्लोबल स्कूल बैंगलोर से।
मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मेरी नानी जी कविता ए माखीजा मुझे हमेशा सलाह देती है आपसे सीखने के लिए कि आप कैसे विपक्ष के लगाए हुए हर आरोप, हर आलोचना को टॉनिक और अवसर के रूप में देखते हैं। आप ऐसे कैसे करते हैं मोदी जी? कृपया हम युवाओं को भी प्रेरणा दें ताकि हम जीवन के हर परीक्षा में सफल हो। धन्यवाद। थैंक यू आकाश। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका जीवन करोड़ों युवाओं का प्रेरक रहा है। मन्नत, अष्टमी, कुमकुम और आकाश जीवन में आने वाली चुनौतियों में कैसे सकारात्मक रहकर सफलता प्राप्त करें, इस विषय पर आपका अनुभव जानना चाहते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री जी। आप लोग एग्जाम देते हैं और घर आकर के जब परिवार के साथ या दोस्तों के साथ बैठते हैं, कभी टीचर से दिक्कत ना आता है उनसे बैठते हैं और कोई सवाल का जवाब ठीक नहीं आया तो आपका पहला रिएक्शन होता है ये आउट ऑफ सिलेबस था। यही होता है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन मैं अंदाज कर सकता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आपने मुझे न जोड़ा होता तो शायद आप अपनी बात को और ढंग से कहना चाहते होंगे, लेकिन शायद आपको मालूम है कि आपके परिवार वाले भी सुन रहे हैं तो ऐसा खुल करके बोलने में खतरा है। इसलिए बड़ी चतुराई से आपने मुझे अंदर लपेट लिया है। देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, मेरा एक कन्विक्शन है और मेरे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। मैं सिद्धांततः मानता हूं कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। आलोचना ये समृद्ध लोकतंत्र की पूर्व शर्त है और इसलिए आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी में ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी होती है, मालूम है? ओपन सोर्स होता है, उसमें सब लोग अपनी अपनी चीजें डालते हैं और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये अलाउ किया जाता है कि देखिए भी हमने किया है, हम यहां जाकर के अटके हैं, हो सकता है कुछ कमियां होगी तो लोग उसके अंदर अपने अपने टेक्नोलॉजी को इंसर्ट करते हैं और काफी लोगों के प्रयास से वो एकदम से समृद्ध एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। ये ओपन सोर्स आजकल बहुत ही ताकतवर एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। उसी प्रकार से कुछ कंपनियां अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में रखती है और चैलेंज करती है कि उसमें जो कमियां हैं वो दिखाएगा, उसको हम इनाम देंगे। बाउंड सिस्टम की व्यवस्था करी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई चाहता है कि कमियां जो हो उससे मुक्ति का रास्ता कोई इंगित करेगा तो होगा ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आलोचना करने वाला कौन है उस पर सारा मामला सेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके यहां स्कूल के अंदर फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और आपने बड़े चाव से बढ़िया फैंसी ड्रेस पहन करके गए और आपका प्रिय दोस्त है, एकदम प्रिय दोस्त, जिसकी बात आपको हमेशा अच्छी लगती है, वो कहेगा यार तुमने ऐसा क्या पहना, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपका एक रिएक्शन होगा और एक स्टूडेंट है
जो आपको थोड़ा कम पसंद है, नेगेटिव वाइब्रेशन हमेशा आते हैं उसको देखते ही, आपको उसके बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कहे देखो ये क्या पहन गया है, कैसे पहनते हैं क्या, तो आपका एक दूसरा नहीं चलूंगा। क्यों? जो अपना है वो कहता है तो आप उसको पॉजिटिव लेते हैं उस आलोचना को, लेकिन जो आपको पसंद नहीं है वो वही कह रहा है, लेकिन आपको गुस्सा है, तो कौन होता है? मेरी मर्जी, ऐसा ही होता है। उसी प्रकार से आप आलोचना करने वाले आदतन करते रहते हैं, तो उनको एक बक्से में डाल दीजिए, दिमाग खपाई मत करना, क्योंकि उनका इरादा कुछ और है। घर में आलोचना नहीं होती है, ये दुर्भाग्य का विषय है। आलोचना करने के लिए माँ बाप को भी बहुत अध्ययन करना पड़ता है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, आपके टीचर को मिलना पड़ता है, आपके दोस्तों की आदतें जाननी पड़ती है, आपकी दिनचर्या को समझना करना पड़ता है, आपको फॉलो करना पड़ता है, आपका मोबाइल फोन पर कितना टाइम जा रहा है, स्क्रीन पर कितना टाइम जा रहा है, सारा बहुत बारीकी से कुछ बोलते हुए माँ बाप ऑब्जर्व करते हैं। फिर कभी आप किस अच्छे मूड में होते हैं वो देखते हैं, और जो अच्छे मूड में होते हैं, अकेले होते हैं, तब प्यार से वो कहते हैं यार देख बेटे तो इतनी क्षमता है, इतना सामर्थ्य है, देख तेरी शक्ति यहाँ क्यों जा रही है, तो वो सही जगह पे वो रजिस्टर होता है, वो आलोचना काम आए। लेकिन आजकल माँ बाप को टाइम नहीं है, वो आलोचना नहीं करते, टोका टोकी करते हैं, और जो गुस्सा आपको आता है ना वो टोका टोकी का आता है, कुछ भी करो। खाने पे बैठे हैं कुछ भी कहेंगे, ये खाया वो भी कहेंगे, नहीं खाया वो भी कहेंगे, यही होता है ना। देखिए आपको माता पिताजी आपको पकड़े के घर जाते, टोका टोकी जो है वो आलोचना नहीं है। अब माँ बाप से मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके आप अपने बच्चों की भलाई के लिए ये टोका टोकी के चक्कर से बाहर निकलिए, उससे आप बच्चों की जिंदगी को मोल्ड नहीं कर सकते हैं। ऊपर से इतना मन से कुछ उस दिन अच्छे मूड में है, कुछ अच्छा करने के मूड में है, और आपने सुबह ही कुछ कह दिया, देख दूध ठंडा हो गया, तू दूध पीता नहीं है, शुरू कर दिया दूध ऐसा ही है, फलाना देख कैसा करता है, तुरंत सुबह अपनी मां कहती है दूध पी लेता है, फिर उसका दिमाग पड़ता है, वो दिन भर का उसका काम है, बर्बाद हो जाता है। और इसलिए अब आप देखिए, हम लोग पार्लियामेंट में, कभी आप लोग पार्लियामेंट का डिबेट देखते होंगे, पार्लियामेंट का जो टीवी है, कुछ लोग बहुत ही अच्छी तैयारी करके आते हैं पार्लियामेंट में स्पीच देने के लिए, लेकिन स्वभाव से जो सामने विपक्ष के लोग होते हैं ना, वो आपकी साइकोलॉजी जानते हैं, तो कुछ में ऐसे ही कोई टिप्पणी कर देते बैठे बैठे, और उसको मालूम है कि टिप्पणी ऐसी है कि वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो हमारा एमपी होता है, उसको लगता है अब इम्पोर्टेंट इसकी टिप्पणी है, इसलिए जो तैयारी करके आया है वो छूट जाती है, और वो उसी की टिप्पणी को जवाब देता रहता है। और अपना पूरी बर्बादी कर देता है। और अगर टिप्पणी है हंसी मजाक में, बॉल खेल लिया, छुट्टी कर दी, दूसरी सेकंड में अपने विषय पे चला जाता है, तो उसको फोकस एक्टिविटी का परिणाम मिलता है। और इसलिए हमें अपना फोकस छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, देखिए आलोचना करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
अध्ययन करना पड़ता है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है, कंपेरिजन करनी पड़ती है, भूतकाल देखना पड़ता है, वर्तमान देखना पड़ता है, भविष्य देखना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आलोचना संभव होती है। और इसलिए आजकल शॉर्टकट का जमाना है। ज्यादातर लोग आरोप करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं। आरोप और आलोचना के बीच में बहुत बड़ी खाई है। हम आरोपों को आलोचना न समझे। आलोचना तो एक प्रकार से वो न्यूट्रिएंट है जो हमें समृद्ध करता है। आरोप वो चीजें हैं जिसको हमने आरोप लगाने वालों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद की जरूरत नहीं है। लेकिन आलोचना को कभी लाइट नहीं लेना चाहिए। आलोचना को हमेशा मूल्यवान समझना चाहिए। वो हमारी जिंदगी को बनाने के लिए बहुत काम आती है। और अगर हम ईमानदार हैं, हमने प्रामाणिक सत्यनिष्ठा से काम किया है, समाज के लिए काम किया है, निश्चित मकसद के लिए काम किया है, तो आरोपों की बिल्कुल परवाह मत कीजिए दोस्तों। मैं समझता हूं आपकी बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सकारात्मक ऊर्जा ने करोड़ों देशवासियों को नया मार्ग दिखाया। आपका धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, तालों के शहर भोपाल के दीपेश अहिरवार आभासी माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं एवं माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहते हैं। दीपेश, कृपया अपना प्रश्न पूछे। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम दीपेश अहिरवार है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोलकाता भोपाल का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आजकल बच्चों में काल्पनिक खेल और इंस्टाग्राम की लत एक सामान्य सी बात हो गई है। ऐसे समय में हम अपनी पढ़ाई पर कैसे ध्यान केंद्रित करें? माननीय सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हम बिना ध्यान भटकाए अपनी पढ़ाई पर कैसे ध्यान केंद्रित करें? मैं इस संबंध में आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीपेश। माननीय प्रधानमंत्री जी, अदिताभ गुप्ता का प्रश्न इंडिया टीवी द्वारा चुना गया है। अदिताभ हमसे आभासी माध्यम से जुड़े रहे हैं। अदिताभ, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा नाम अदिताभ गुप्ता है। मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे भी हमारी डिस्ट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये परीक्षा का जो बोझ बढ़ता चला जा रहा है, एक वातावरण क्रिएट हो रहा है, उसको जितना ज्यादा हम डाइल्यूट कर सकते हैं करना चाहिए। जीवन का उसको सहज हिस्सा बना देना चाहिए। जीवन का एक सहज क्रम बना देना चाहिए। अगर ये करेंगे तो परीक्षा अपने आप में उत्सव बन जाएगी। हर परीक्षार्थी का जीवन उमंग से भर जाएगा और ये उमंग उत्कर्ष की गारंटी होता है। उस उत्कर्ष की गारंटी उमंग में है। उस उमंग को लेकर के आप चलें, यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।